नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नर्सिंग अकेडमी। नर्सिंग अकेडमी आपके लिए फिर से लेकर हाजिर है मोस्पी एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, MCQ नंबर 181 to 191। प्यारे साथियों, यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8360069703 पे भेजिए, हमें उसका समाधान करके हार्दिक खुशी मिलेगी। ये वीडियो पूरे नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। प्यारे साथियों, जिंदगी क्या है? जिंदगी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। लेट्स नाउ स्टार्ट। प्यारे साथियों, अभी शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 181, Which intervention should the nurse implement to help prevent atelectasis in a client with fractured ribs as a result of chest trauma? एक क्लाइंट है जिसको चेस्ट ट्रॉमा के बाद रिब्स फ्रैक्चर हो गया है, उसको एटेलेक्टेसिस हो गया। एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है कोलेप्स ऑफ एल्विलाई, एल्विलाई का कोलेप्स होना। उस कंडीशन में नर्स कौन सा इंटरवेंशन नर्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन फर्स्ट है अप्लाई ए थोरेसिक बाइंडर फॉर सपोर्ट। ऑप्शन 2 इंक्रीज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग। ऑप्शन 3 डिफर पेन मेडिकेशन द फर्स्ट डे आफ्टर इंजरी। ऑप्शन 4 पोजीशन द क्लाइंट फेस डाउन ऑन द सॉफ्ट मैट्रेस। गेस योर करेक्ट आंसर। सोचिए सही उत्तर, दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े। कौन सा हो सकता है सही उत्तर? कौन सा इंटरवेंशन फर्स्ट इंप्लीमेंट करेगी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 इंक्रीज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग। एटेलेक्टेसिस की कंडीशन में कोलेप्स, एल्विलाई कोलेप्स हो जाते हैं, तो उनको वापस फैलाने के लिए कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको क्यों इंप्लीमेंट करेगी? रेशनल देखिए समझने के लिए, ध्यान दीजिए। एटेलेक्टेसिस कोलेप्स ऑफ एल्विलाई विच इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, एल्विलाई के कोलेप्स होने के कारण गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड हो जाता है। इज ए मेजर कॉम्प्लिकेशन, ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है। व्हेन क्लाइंट यूज सोलो ब्रीथिंग टू अवॉइड पेन। कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग हेल्प मोबिलाइज सीक्रेशन। कफिंग और डीप ब्रीदिंग क्या करेंगे? जो सीक्रेशन से बाहर आ रहे हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करेंगे, उनको मोबिलाइजेशन करेंगे ताकि वो बाहर निकाल सके और रेस्पिरेशन जो इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज है वो इंप्रूव हो सके। अप्लाई थोरेसिक बाइंडर में इंपेयर्ड डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग। थोरेसिक बाइंडर इंपेयर कर सकता है डीप ब्रीदिंग और कफिंग को, विच हेल्प प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस, जो कि डीप ब्रीदिंग और कफिंग एटेलेक्टेसिस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। थोरेसिक बाइंडर क्या करेगा? उस थोरेक्स को सिकोड़ने का काम करेगा, उसको बाइंड करके दबाव पड़ेगा उससे। तो एटेलेक्टेसिस कंडीशन के अंदर हमें क्या चाहिए कि लेंस जो कोलेप्स है वापस फैले, जबकि बाइंडर अपोजिट काम कर रहा है। एनाल्जेसिक आर एसेंशियल टू डिमिनिश पेन। एनाल्जेसिक पेन को डिमिनिश करने के लिए, कम करने के लिए एसेंशियल होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। कोज्ड बाय ब्रीदिंग, जब फ्रैक्चर रिब्स हैं तो उनमें जैसे ही सांस लेगा क्लाइंट तो ब्रीदिंग के कारण उसमें पेन हो सकता है। एंड हेल्प मोटिवेट द क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीदिंग। पेन कम होगा तो क्लाइंट को कफ और डीप ब्रीदिंग में हेल्प करेगा, बट यहाँ पे प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी? इंक्रीज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग। प्रोन पोजीशन, क्लाइंट को फेस डाउन लेटाना, उल्टा लेटाना में डिमिनिश ब्रीदिंग, सांस को कम करेगा, ब्रीदिंग को डिमिनिश करेगा फॉर बोथ लंग्स एंड इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। प्रोन पोजीशन फ्रैक्चर रिब वाले को जिसमें एटेलेक्टेसिस है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी पोजीशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जिस क्लाइंट को रिब्स में फ्रैक्चर हुआ है ट्रॉमा के बाद में और एटेलेक्टेसिस है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड में कौन सी पोजीशन आएगी? प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182। इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द आर्टेरियल ब्लड गैस ऑफ क्लाइंट विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डिटोरिएट एंड रेस्पिरेटरी फेलियर इज इम्पेटिंग। एक क्लाइंट है जिसका COPD है, वो डिटोरिएटेड है और रेस्पिरेटरी फेलियर है। फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स फर्स्ट असेस फर्स्ट। नर्स को कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर इस कंडीशन में फर्स्टली असेस करना चाहिए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 साइनोसिस,
ऑप्शन 2 ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन 3 मेंटल कंफ्यूजन, ऑप्शन 4 डिस्टेंडेड नेक पेन। ये इज योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज मेंटल कंफ्यूजन। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर क्लाइंट्स का फर्स्टली असेस करना है उस क्लाइंट के अंदर मेंटल कंफ्यूजन। क्यों करना है, रेशनल देखिए, ध्यान दीजिए। डिक्रीज ऑक्सीजन टू द वाइटल सेंटर्स इन द ब्रेन रिजल्ट इन रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन। होता क्या है, जैसे ही क्लाइंट को ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है। सेरेब्रल हाइपोक्सिया के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी के कारण क्लाइंट में रेस्टलेसनेस, एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा और कंफ्यूजन होगा। साइनोसिस इज द लेट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। यहाँ पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका आप अपने नोटबुक में नोट बना सकते हैं। लेट साइन, रेस्पिरेटरी फेलियर का लेट साइन क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे लेट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर इज द साइनोसिस। टेकीकार्डिया नोट ब्रेडिकार्डिया। ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुंचेगा, बॉडी के ब्लड में नहीं पहुंचेगा, तो उस कंडीशन में उसका हार्ट रेट बढ़ेगा। ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, पंपिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। देन दिस शो द टेकीकार्डिया नोट ब्रेडिकार्डिया। टेकीकार्डिया का मतलब है कि हार्ट रेट का बढ़ जाना। विल अकर एज ए कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, जो कि कंपेंसेटरी मैकेनिज्म का काम करेगा। ऑक्सीजन कम है ब्लड के अंदर, तो उसको बॉडी सेल्स के अंदर कम है, तो उसको पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उस कंडीशन में टेकीकार्डिया डेवलप होगा। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म टू द हेल्प इंक्रीज ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स। डिस्टेंडेड नेक वेन अकर विद फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। रेस्पिरेटरी फेलियर में डिस्टेंडेड नेक वेन नहीं होता। डिस्टेंडेड नेक वेन का मतलब है कि सर्कुलेशन के अंदर फ्लूइड ज्यादा है, तो वो डिस्टेंडेड नेक वेन हमें फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की कंडीशन में देखने को मिलेगा, जैसे पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183। A nurse is caring for a client with severe dyspnea who is receiving oxygen via venturi mask। एक नर्स सीवियर डिस्निया के क्लाइंट का केयर कर रही है, जिसको ऑक्सीजन वेंचुरी मास्क के द्वारा ऑक्सीजन दी जा रही है। व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट। नर्स को क्या करना चाहिए इस क्लाइंट का केयर कर रही है तो? सीवियर डिस्निया का मतलब है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ऑप्शन देखिए, ध्यान दीजिए। ऑप्शन 1 असेस फ्रीक्वेंटली फॉर नेजल ड्राइंग। नेजल ड्राइंग के लिए बार बार असेस करना है। ऑप्शन 2 कीप द मास्क टाइट अगेंस्ट फॉर द फेस। फेस के अगेंस्ट मास्क को टाइट रखना है। ऑप्शन 3 मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल व्हेन ईटिंग। जब खा रही है, खाना खा रहा है, उस टाइम ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल मॉनिटर करना है। ऑप्शन 4 सेट द ऑक्सीजन फ्लो एट द हाईएस्ट सेटिंग पॉसिबल। हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग के साथ ऑक्सीजन फ्लो सेट करना है, जितना कर सकते हैं ऑक्सीजन फ्लो। ये इज योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए, सही उत्तर क्या होगा, सोचिए, दिमाग लगाइए। करेक्ट आंसर इज मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल व्हेन ईटिंग। रेशनल देखिए, क्यों होगा, क्या कारण है? बिकॉज द मास्क कैन नॉट बी वोर्न व्हेन ईटिंग। जब क्लाइंट खाना खा रहा है तो मास्क पहनना नहीं रह सकता, उसको हटाना पड़ेगा। द क्लाइंट में बिकम हाइपोक्सिस, तो उस कंडीशन में क्लाइंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिल के कारण सेरेब्रल हाइपोक्सिया या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ए नेजल कैनुला में बी नीडेड टू डिलीवर ऑक्सीजन व्हाइल द क्लाइंट इज ईटिंग। नेजल कैनुला को के द्वारा ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं क्लाइंट को जब वो ईटिंग कर रहा है, खाना खा रहा है, उस कंडीशन में। अब क्वेश्चन क्या बनता है, ये क्लाइंट है जो कि ईटिंग कर रहा है, खाना खा रहा है, उस कंडीशन में मोस्ट सुटेबल वे कौन सा है क्लाइंट को ऑक्सीजन देने का? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, नेजल कैनुला। नेजल ड्राइंग यूजुअली इज नॉट ए प्रॉब्लम विद यूज ऑफ वेंचुरी मास्क। नेजल ड्राइंग वेंचुरी मास्क के यूज के साथ प्रॉब्लम नहीं है। नेजल ड्राइंग अकर मोर फ्रीक्वेंटली व्हेन नेजल कैनुला इज यूज। नेजल ड्राइंग की कंडीशन कौन से सोर्स में देखने को मिलेगा? जब क्लाइंट को ऑक्सीजन नेजल कैनुला के द्वारा दी जा रही है तो उसमें नेजल ड्राइंग देखने को मिल सकता है। टू टाइट ए फिट इज अनकंफर्टेबल एंड मे कैन डैमेज टू द स्किन। मास्क को ज्यादा टाइट करना अनकंफर्टेबल होता है और वो स्किन को भी डैमेज कर सकता है। द मास्क शुड फिट स्नेकली। मास्क कंफर्टेबल रूप से फिट रखना है बट नॉट टू बी टाइट। फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए बट ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन शुड बी सेट एट द लेवल ऑर्डर्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऑक्सीजन का लेवल नर्स अपनी इच्छा के अनुसार चेंज नहीं कर सकती। यदि सेचुरेशन कम हो रहा था, वी शुड फर्स्टली इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऑर्डर के हिसाब से हमें ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल चेंज करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184. A nurse is caring for a client with a mercury mask who is receiving 40% ऑक्सीजन. एक नर्स उस क्लाइंट का केयर कर रही है जिसको वेंचुरी मास्क है और उसका ऑक्सीजन 40% ऑक्सीजन पे सेट किया, मतलब उसको 40% ऑक्सीजन मिल रहा है. व्हाट नर्सिंग एक्शन आर इंडिकेटेड. कौन कौन से नर्सिंग एक्शन इंडिकेटेड होंगे? सिलेक्ट ऑल अप्लाई. निम्न में से सारे जो इंडिकेटेड होंगे उनको सिलेक्ट करना है. ऑप्शन देखिए. ऑप्शन 1, कीप द ऑक्सीजन सोर्स हायर देन द क्लाइंट्स एयरवे. क्लाइंट के एयरवे की तुलना में ऑक्सीजन सोर्स को हाई रखना है. ऑप्शन 2, एडजस्ट द लेटर फ्लो अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन सेचुरेशन. ऑक्सीजन सेचुरेशन को लेटर फ्लो के हिसाब से एडजस्ट करना है. ऑप्शन 3, प्रिवेंट द क्लाइंट ब्लैंकेट फ्रॉम कवरिंग द एडेप्टर्स ओरिफिसेस. जो एडेप्टर वेंचुरी मास्क है उसकी जो ओरिफिसेस हैं, छेद हैं, उनको ब्लैंकेट से कवर करने से रोकना है. ऑप्शन 4, इंश्योर दैट द बैग डज नॉट डिफ्लेट कंप्लीटली ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. ये इंश्योर करना है कि इंस्पायरेशन के दौरान जो बैग है वो कंप्लीटली डिफ्लेटेड तो नहीं. ऑप्शन 5, चेक दैट द एप्रोप्रिएट अडेप्टर टू डिलीवर द प्रिस्क्राइब्ड FiO2 इज अटैच्ड टू द मास्क. जो FiO2 जिससे जो वेंचुरी जैसे ग्रीन कलर की, रेड कलर की या जो सेट किया हुआ है उससे एप्रोप्रिएट क्लाइंट को FiO2 ऑक्सीजन तो मिल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन तो मिल रहा है क्या? ये और करेक्ट आंसर. सोचिए सही उत्तर कौन कौन सा हो सकता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, प्रिवेंट द क्लाइंट्स ब्लैंकेट फ्रॉम कवरिंग द एडेप्टर ओरिफिस. क्लाइंट को जो वेंचुरी मास्क का ओपनिंग्स है उसको कवर करने से रोकना है. नेक्स्ट, चेक द एप्रोप्रिएट एडेप्टर टू डिलीवर द प्रिस्क्राइब्ड FiO2 इन अटैच्ड टू द मास्क. ये चेक करना है कि जो मास्क वेंचुरी मास्क लगाया है उससे क्लाइंट को अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन तो मिल रही है क्या? क्यों करेक्ट होगा? रेशनल देखिए. ऑक्सीजन सोर्स डज नॉट नीड टू द हायर देन द क्लाइंट्स एयरवे बिकॉज इट फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी. ऑक्सीजन सोर्स को क्लाइंट्स एयरवे से ऊपर रखने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता. उस सोर्स को, उस माध्यम को हम ऊपर रखेंगे जो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है. लेटर फ्लो इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द फ्लो रेट दैट corresponds to the prevent of oxygen prescribed. This usually is identified on the base of each adapter. लेटर फ्लो का एडजस्टमेंट अलग अलग एडेप्टर, अलग अलग सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. अडेप्टर्स ओरिफिसी अलाउ रूम एयर टू कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. जो अडेप्टर है, जो वेंचुरी मास्क है, उसका ओपनिंग हमेशा ओपन रहना है, इसलिए हम ब्लैंकेट से कवर करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे क्लाइंट का माउथ को, ताकि उसको जो रूम एयर से ऑक्सीजन आ रहा है वो भी मिल सके. वेंचुरी मास्क डज नॉट हैव ए बैग लाइक रीब्रीथर मास्क. वेंचुरी मास्क के अंदर रीब्रीथर मास्क की तरह बैग नहीं होता, उसमें वेंचुरीज लगी होती है अलग अलग कलर की जो अलग अलग FiO2 प्रदान करते हैं, जैसे रेड कलर की, ग्रीन कलर की. उसके अंदर बैग नहीं होता तो हमें डिफ्लेशन से कोई मतलब नहीं है. यदि रीब्रीथर मास्क अप्लाई होता तो वी शुड डिफ्लेट द बैग. वेंचुरी मास्क यूज वन ऑफ द सेवरल एडेप्टर्स विच आर यूजुअली कलर कोडेड. वेंचुरी मास्क के अंदर अलग अलग एडेप्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग कलर के होते हैं. टू डिलीवर द प्रिस्क्राइब्ड FiO2, अलग अलग परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड FiO2 के अलग अलग परसेंटेज को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, जैसे रेड कलर का, ग्रीन कलर का वेंचुरी मास्क. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85. ए नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन टू ए क्लाइंट विद चेस्ट पेन हु इज रेस्टलेसनेस. एक क्लाइंट है जो रेस्टलेस है और उसको चेस्ट पेन हो रहा है, उसको नर्स ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रही है. व्हाट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन विल मोस्ट लाइकली प्रिवेंट ए फर्दर इंक्रीज इन द क्लाइंट्स एंजाइटी लेवल. कौन सा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का माध्यम मोस्ट लाइकली प्रिवेंट करेगा क्लाइंट का एंजाइटी लेवल को? ऑप्शन देखिए, ध्यान दीजिए. कैनुला ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 कैथेटर, ऑप्शन 3 वेंचुरी मास्क, ऑप्शन 4 रीब्रीथर मास्क. क्वेश्चन पे पॉइंट नोट करना कि क्लाइंट का एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में मोस्ट सुटेबल ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड कौन सा है? ये हो रहा है करेक्ट आंसर. सोचिए अपना सही उत्तर, लगाइए दिमाग. करेक्ट आंसर इज, सोचिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 कैनुला. कैसे होगा? रेशनल देखिए. ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला इज द मोस्ट कंफर्टेबल एंड लीस्ट इंस्ट्रक्टिव बिकॉज द ऑक्सीजन नेजल कैनुला के द्वारा ऑक्सीजन देना मोस्ट कंफर्टेबल एंड लीस्ट इंस्ट्रक्टिव मेथड है.
अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लाइंट के अंदर मोस्ट कंफर्टेबल एंड लीस्ट इंस्ट्रक्टिव, मतलब सबसे आरामदायक और सबसे कम इंस्ट्रक्ट मतलब कम एंजाइटी लेवल, एंजाइटी डेवलप करने वाला ऑक्सीजन का कौन सा मेथड है? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा नेजल कैनुला। कैनुला एक्सटेंड मिनिमली इनटू द नोज। कैथेटर इज इंस्ट्रक्टिव। कैथेटर है, ऑक्सीजन कैथेटर है, वो डिस्टर्ब करने वाला होता है, इंट्रेक्सिव होता है। इंट्रूसिव का मतलब है दखल देने वाला, परेशान करने वाला, एंजाइटी डेवलप करने वाला। वेंचुरी मास्क एंड रीप ब्रीथिंग मास्क मोस्ट इज ऑफेंसिव एंड मेथड इज ऑफेंसिव एंड क्लाइंट कंप्लेन ऑफ फीलिंग सफोकेटेड। जब हम वेंचुरी मास्क और रीप ब्रीथिंग मास्क का यूज करते हैं तो क्लाइंट पेशेंट हमेशा कंप्लेन करता है कि हमें सफोकेटेड कर रहा है, इससे हमें सांस नहीं आ रहा है, इससे हमें घुटन हो रहा है। तो सबसे कंफर्टेबल मेथड कौन सा है? नेजल कैनुला। यदि यहाँ पे ऐसे पूछता कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन प्रदान करेगा तो करेक्ट आंसर बनता है रीब्रीथर मास्क, रीब्रीथर मास्क। यदि क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कंफर्टेबल एंड लीस्ट इंट्रूसिव मेथड है, दैट इज द कैनुला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186। दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशे की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशे की तलाश करो। यदि जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो हमेशा कुछ न कुछ नया खोजने की, कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करो। यू कैन वन डे, गारंटी मेरी, आप एक दिन जरूर सफल होगे। क्वेश्चन क्या था हमारा 186 का? ए क्लाइंट हु हैज acquired immunodeficiency syndrome, developed bacterial pneumonia. On admission to the emergency department, the client's PO2 is 80 mmHg. एक क्लाइंट है जिसको HIV इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एड्स है, और उसको बैक्टीरियल निमोनिया डेवलप हो गया है। On admission to the emergency department, the client's इमरजेंसी डिपार्टमेंट में के एडमिशन के दौरान क्लाइंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 80 mmHg। When the arterial blood gas are drawn again, उसका फिर से ABG भेजा गया, आर्टेरियल ब्लड गैस भेजा गया, तो उसके अंदर उसका लेवल कितना डिटरमाइन हुआ? 65 mmHg। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि नर्स को कौन सी प्रायोरिटी फर्स्ट देनी पड़ेगी, मतलब नर्स को पहले क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो रेट, ऑक्सीजन फ्लो रेट बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन 2, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ऑप्शन 3, डिक्रीज द टेंशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्लाज्मा, ऑक्सीजन टेंशन को प्लाज्मा के अंदर डिक्रीज करना है। ऑप्शन 4, हैव द आर्टेरियल ब्लड गैस रीडन टू वेरीफाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए आर्टेरियल ब्लड गैस को पुनः भेजना है। गेस योर करेक्ट आंसर, सोचिए अपना सही उत्तर। क्या करना है नर्स को? फर्स्टली जिसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 80 था और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चेक किया तो 65 mmHg हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। क्यों नोटिफाई करेगी? रेशनल देखिए, दिस डिक्रीज इन PaO2 इंडिकेट रेस्पिरेटरी फेलियर। यदि किसी क्लाइंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर को इंडिकेशन करता है, मतलब उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो रहा है। इट वांट इमीडिएट मेडिकल इवैल्यूएशन, ये हमें ये सचेत करता है कि इसको जल्दी से जल्दी मेडिकल इवैल्यूएशन की आवश्यकता है। व्हाइल दिस में अल्टीमेटली बी ऑर्डर्ड, इट इज नॉट एन एक्शन टू द नर्स टू टेक विदाउट फर्स्ट नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो रेट, ऑक्सीजन इमरजेंसी में आते ही ऑक्सीजन लगा दिया गया था तो नर्स का ऑक्सीजन की फ्लो रेट को बढ़ाना, ऑक्सीजन की फ्लो रेट बढ़ाना नर्सेस के रोल के क्राइटेरिया में नहीं आता। इस कंडीशन में हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई किया जाए कि उसका ABG का लेवल 80 से 65% आया। डिक्रीज द टेंशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्लाज्मा इज इनअप्रोप्रिएट, ऑक्सीजन का लेवल ऑलरेडी कम हो चुका है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ABG कम दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन का टेंशन कम करना, प्रेशर कम करना इनअप्रोप्रिएट है। इट विल कंपाउंड टू द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। द PaO2 इज ए मेजर ऑफ द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द प्लाज्मा। PaO2 क्या होता है?
यहाँ पे ये टर्म समझनी है हमें। PaO2 क्या होता है? PaO2 प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर मेंटेन करना। क्या प्रेशर है? PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज PaO2। दिस लेवल इज डिक्रीज इन इंडिविजुअल्स हु हैव परफ्यूजन डिफिकल्टी सच एज निमोनिया। PaO2 उन क्लाइंट या पेशेंट में कम हो जाता है जिनको परफ्यूजन की डिफिकल्टी, परफ्यूजन का मतलब है कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, सच एज फॉर एग्जांपल निमोनिया। हैव द आर्टियल ब्लड गैस रीडन टू वेरीफाई एक्यूरेसी इज नेग्लिजेंसी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक इमरजेंसी पेशेंट आया, उसका PaO2 80 से 65 mHg आ गया। उस कंडीशन में यदि नर्स पुनः वेरीफाई करने के लिए एबीसी सैंपल भेजती है तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? असोल्ट की कंडीशन में आएगा या नेग्लिजेंसी की कंडीशन में आएगा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है नेग्लिजेंसी। इट इज द नेग्लिजेंसी एंड डेंजरस। ए फॉलिंग PaO2 लेवल इज सीरियस इंडिकेशन ऑफ वर्सनिंग पल्मोनरी स्टेटस। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का कम होना पल्मोनरी स्टेटस के बिगड़ने को इंडिकेट कर रहा है एंड मस्ट बी एड्रेस इमीडिएटली। और सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ पे रहेगी कि वी शुड इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ड्रॉइंग अनदर ब्लड सैंपल एंड वेटिंग फॉर रिजल्ट विल टेक टू लॉन्ग। जब तक हम सैंपल भेज के दोबारा रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे तब तक तो पेशेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होगा, उसका ऑक्सीजन और कम हो चुका होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है, उसके डिसीजन के आधार पे आगे का एक्शन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187। इन एडिशन टू द ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइनिंग कोज, which medical interventions should the nurse anticipate will be included in the management of client with acute respiratory distress syndrome? एक acute respiratory distress syndrome का क्लाइंट है, उसको मेडिकल इंटरवेंशन के लिए नर्स को क्या एंटिसिपेट करना है? ऑप्शन देखिए, चेस्ट ट्यूब इंसुलेशन ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एग्रेसिव डायूरेटिक थेरेपी ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स ऑप्शन 4 पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। गेस योर करेक्ट आंसर। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाले क्लाइंट को, ARDS वाले क्लाइंट को कौन सा मेडिकल इंटरवेंशन प्रायोरिटी पे रहेगा? नर्स को कौन सा मेडिकल इंटरवेंशन एंटिसिपेट करना चाहिए? कंडीशन है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब उसका रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस में है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन में मेडिकल इंटरवेंशन जो एंटिसिपेट करेगी वो होगा पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। रेशनल देखिए, मैकेनिकल वेंटिलेशन विल पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर विल हेल्प प्रिवेंट एल्वुलर कोलैप्स। यहाँ पे हमारी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में प्रायोरिटी रहेगी कि उसका एल्वुलाई ज्यादा कोलैप्स नहीं हो और उसका ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव रहे। तो उस कंडीशन में मैकेनिकल वेंटिलेटर से उसका पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर देगी ताकि एल्वुलाई ओपन रहे। फ्लूइड इज नॉट इन द प्लूरल स्पेस, सो चेस्ट ट्यूब इंसुलेशन इज नॉट इंडिकेटेड। चेस्ट ट्यूब इंसुलेशन उस कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे इफ प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, फॉर एग्जांपल प्लूरल इफ्यूजन। एग्रेसिव डायूरेटिक थेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। डायूरेटिक थेरेपी देना और बीटा ब्लॉकर देना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ सीवियर हाइपोटेंशन। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन में क्लाइंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? फ्रॉम द फ्लूइड शिफ्ट इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस इनटू द लंग्स। उस कंडीशन में जो फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस से लंग्स में आ जाता है। देन क्लाइंट शो द सीवियर हाइपोटेंशन। उस हाइपोटेंशन का मतलब है बीपी कम होना, उसका ब्लड प्रेशर पहले से ही कम है। यदि हम उसको डायूरेटिक देंगे तो जो फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालेंगे और ब्लड प्रेशर कम करेंगे। बीटा ब्लॉकर देंगे, वो भी ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS में मोस्टली प्रायोरिटी कौन सा रहेगा? पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर को प्रायोरिटी देना है। देन हम एल्वुलाई को कोलैप्स होने से रोक पाए, एटेलेक्टेसिस जो कॉम्प्लिकेशन है उसको रोक पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188। व्हेन केयरिंग फॉर एन इंट्यूबेटेड क्लाइंट रिसीविंग मैकेनिकल वेंटिलेशन, द नर्स हियर द हाई प्रेशर अलार्म, विच एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? ये एग्जाम बार बार नॉर्सेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है।
दो क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक तो हाई प्रेशर अलार्म, एक लो प्रेशर अलार्म। समझना है, एक क्लाइंट है जो वेंटिलेटर पे है, उसको नर्स को हाई प्रेशर अलार्म सुनाई देता है, कौन सा एक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा? ऑप्शन देखिए, रिमूव सीक्रेशन बाय सक्शनिंग, सक्शनिंग से सीक्रेशन हटाना है। ऑप्शन 2, लोअर द सेटिंग ऑफ टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम की सेटिंग को लोअर करना है। ऑप्शन 3, चेक दैट ट्यूबिंग कनेक्शंस आर सिक्योर, ये चेक करना है कि ट्यूब के कनेक्शन सिक्योर है। ऑप्शन 4, ऑब्टेन ए स्पेसिमेन फॉर आर्टेरियल ब्लड गेज, आर्टेरियल ब्लड गेज से के लिए स्पेसिमेन ऑब्टेन करना है। गेस योर करेक्ट आंसर, आपका अपना सही उत्तर सोचिए क्या होगा। दौड़ाइए दिमाग के घोड़े, मेरे प्यारे होने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसरों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दौड़ाइए दिमाग। आपका सही करेक्ट आंसर क्या है? रिमूव सीक्रेशन बाय सक्शनिंग, सक्शनिंग से सीक्रेशन हटाना है। ये मोस्ट, यदि हमें हाई प्रेशर अलार्म सुनाई देता है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन होगा। क्यों होगा? रेशनल देखिए, सीक्रेशन इन द एयरवे विल इंक्रीज प्रेशर by blocking airflow and must be removed. सीक्रेशन क्या करेंगे? सीक्रेशन करेंगे, जो एयरवे है उसको ब्लॉक कर देंगे, और एयरवे को ब्लॉक करने के बाद प्रेशर बढ़ेगा, देन वी वेंटिलेटर से हमें हाई प्रेशर अलार्म सुनाई देगा। Nurse must identify correct the problem so that the set tidal volume can be delivered. नर्स को करेक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से ही टाइडल वॉल्यूम डिलीवर देना है। कनेक्शन दैट आर नॉट इंटेक्ट वुड वर्स ए लो प्रेशर अलार्म, यदि कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, कोई कहीं से ट्यूब मोड़ी हुई है, तो उस कंडीशन में कौन सा टाइप का अलार्म सुनाई देता है? लो प्रेशर अलार्म। इस पॉइंट पे दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हाई प्रेशर अलार्म में मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, तो हाई प्रेशर अलार्म मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्रेशन को रिमूव करना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है लो प्रेशर अलार्म, लो प्रेशर अलार्म में मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा कि ये चेक करना कि कनेक्शन इंटेक्ट है या नहीं है। आर्टेरियल ब्लड गेसेस आर यूज्ड टू असेस क्लाइंट स्टेटस बट आर नॉट टेकन ईच टाइम ए प्रेशर अलार्म इज हियर। आर्टेरियल ब्लड गेस एबीजी का यूज करना क्लाइंट का स्टेटस असेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बट नॉट टेकन ईच टाइम ए प्रेशर अलार्म इज हियर। बट इस कंडीशन में हाई प्रेशर अलार्म सुनाई देता है तो एबीजी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189, ए क्लाइंट हैज एन एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड इज रिसीविंग मैकेनिकल वेंटिलेशन। एक क्लाइंट जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब डला हुआ है और वो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है। द नर्स आइडेंटिफाई दैट पीरियोडिक सक्शनिंग मे बी नेसेसरी, नर्स ने आइडेंटिफाई किया है कि पीरियोडिक सक्शन करना नेसेसरी है। द नर्स फॉलो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल व्हेन परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर, नर्स को एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के फॉलो करना है जब पीरियोडिक सक्शनिंग कर रही है। प्लेस द स्टेप इन द ऑर्डर दैट दे शुड बी परफॉर्म, ऑर्डर वो कौन कौन से स्टेप्स होगी, कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन से ऑर्डर के हिसाब से उसको फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 ऑब्टेन द वाइटल साइन, ऑप्शन 2 एस्कल्टेट लंग साउंड, ऑप्शन 3 हाइपर ऑक्सीजनेटेड फॉर 30 सेकेंड, ऑप्शन 4 सक्शन फॉर अप्रोप्रिएटली 10 सेकेंड्स, ऑप्शन 5 रोटेट द कैथेटर ड्यूरिंग इट्स विथड्रॉल। इन जो सक्शनिंग है इनमें ये स्टेप्स आती हैं, इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा ये चेक करना है। करेक्ट आंसर सोचिए कौन कौन सा ऑर्डर हो सकता है। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4, मतलब क्वेश्चन के अंदर जो ऑर्डर दिया है वो एक्यूरेट करेक्ट है। अब ये क्यों होगा ये समझना हमें। तो पीरियोडिक सक्शनिंग के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले वाइटल साइन ले लें, उसके बाद लंग साउंड को स्कल्टेट करना है, देन आफ्टर हाइपर ऑक्सीजनेटेड फॉर 30 सेकेंड, देन आफ्टर सक्शन फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए सक्शन करना है, देन आफ्टर रोटेट द कैथेटर ड्यूरिंग इट्स विथड्रॉल। 5 बातें हमें ध्यान में रखनी है और उनका स्टेप्स क्या होना है। रेशनल देखिए, ऑब्टेनिंग द वाइटल साइंस फर्स्ट प्रोवाइड ए बेसलाइन फॉर इवेल्युएटिंग द क्लाइंट्स रेस्पॉन्स टू सक्शनिंग इफ इट इज परफॉर्म्ड। क्लाइंट का वाइटल साइन ऑब्टेन करना ये हमें उसका बेसलाइन कंडीशन प्रोवाइड कराएगा कि क्लाइंट सक्शनिंग के लिए, सक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए ठीक है या नहीं है, क्योंकि सक्शनिंग क्या करेगा क्लाइंट के अंदर ऑक्सीजन को कम करता है। नेक्स्ट द नर्स शुड असेस द क्लाइंट्स लंग साउंड, उसके बाद क्लाइंट को उसका लंग साउंड असेस करना है टू डिटरमाइन इफ सक्शनिंग इज नीडेड।
ये निश्चित करने के लिए कि सक्शनिंग की आवश्यकता है या नहीं है, एंड टू प्रोवाइड ए बेसलाइन फॉर कंपैरिजन टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, और ये निर्धारित करने के लिए कि जो हम इंटरवेंशन देंगे, जो सक्शनिंग देंगे, उसका इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट करने के लिए। नेक्स्ट है हाइपर ऑक्सीजनेट फॉर 30 सेकेंड बिफोर सक्शनिंग। सक्शनिंग से पहले और सक्शनिंग के बाद हमेशा गांठ बांध के रखना, याद करके रख लेना है कि सक्शनिंग से पहले और सक्शनिंग के बाद 30 सेकेंड तक क्लाइंट को हमेशा हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि सक्शनिंग क्या करती है, ऑक्सीजन की कमी करती है। यदि हम हाइपर ऑक्सीजनेट नहीं किया सक्शनिंग से पहले और बाद में, तो क्लाइंट में सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है। कंपनसेट फॉर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हम क्यों करेंगे? जो ऑक्सीजन सक्शनिंग हटाएगा उसको कंपनसेट कर देगा वापस नॉर्मल लेवल तक ड्यूरिंग द सक्शनिंग प्रोसेस, बट इट इज डन आफ्टर एस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड, बट ये हमें ब्रीथ साउंड को एस्कल्टेट करने के बाद करना है। सक्शनिंग अकर आफ्टर द लंग साउंड हैव बीन एस्कल्टेटेड एंड द क्लाइंट हैज बीन प्री ऑक्सीजनेटेड, द कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द एंडोट्रेकियल ट्यूब। सक्शनिंग वाइटल साइन एस्कल्टेट के बाद करना है और क्लाइंट को प्री ऑक्सीजनेटेड करना है। उसके बाद एंडोट्रेकियल ट्यूब में कैथेटर इंसर्ट करवाना है। सक्शनिंग फॉर लेस देन 50 सेकेंड इज अप्रोप्रिएट बिकॉज सक्शनिंग फॉर लॉन्गर देन दिस इरिटेट द म्यूकोसल लाइनिंग। सक्शनिंग 15 सेकेंड से कम रखनी है। कुछ बुक्स में 10 सेकेंड भी दे रखा है, हमें 10 सेकेंड एम्स 10 सेकेंड को ही करेक्ट मानता है, तो 10 सेकेंड आता करना। यदि क्वेश्चन 15 सेकेंड आ जाता है, लेस देन 50 सेकेंड लिखा होगा, देन दिस ऑप्शन इज विल बी करेक्ट। लॉन्गर देन 15 सेकेंड यदि हम करेंगे तो म्यूकोसल लाइनिंग को, जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होता है, उसको इरिटेट करेगा। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का म्यूकोसल मेम्ब्रेन होता है उसको इरिटेट करेगा और क्लाइंट के अंदर हाइपोक्सिक हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन की ब्लड में कमी हो सकती है। रोटेट द कैथेटर ड्यूरिंग इट्स विथड्रॉल, जब हम कैथेटर को बाहर निकालेंगे, सक्शन प्रेशर अप्लाई करेंगे, नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसके दौरान कैथेटर को रोटेट करना है। इट डन नियर द एंड ऑफ प्रोसीजर, ये हमें प्रोसीजर के एंड के दौरान करना है। व्हेन द कैथेटर इज रोटेटेड एंड रिमूव्ड, जब कैथेटर को रोटेट करेंगे और रिमूव करेंगे। तो सक्शनिंग प्रोसीजर के दौरान हमें 5 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले वाइटल साइन लेना है। वाइटल साइन के लेने के बाद लंग साउंड को असेस करना है। लंग साउंड को असेस करने के बाद क्लाइंट को बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना है। उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि सक्शनिंग प्रोसीजर लेस देन 15 सेकेंड होना चाहिए। देन कफ जब सक्शन कैथेटर को बाहर निकाल लेंगे उस कंडीशन में हम रोटेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 190, द नर्स इज इन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल कमेटी टू एड्रेस ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम। एक नर्स को इंटरनेशनल कमेटी में इन्वॉल्व किया गया है ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। व्हाट सजेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू टेक बेस्ट मीट द चैलेंज एसोसिएटेड विद पोटेंशियल इमर्जिंग इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। इस इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक इमरजेंसी कंडीशन के दौरान मोस्ट एप्रोप्रिएट सजेशन नर्स का क्या होगा? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 स्टॉक पाइल्स एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक का स्टॉक रखना। ऑप्शन 2 एस्टैब्लिश ए ग्लोबल सर्विलेंस प्लान, एक ग्लोबल सर्विलेंस प्लान एस्टैब्लिश करना है। ऑप्शन 3 लिमिट वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स टू स्कूल हेल्थ चिल्ड्रन, स्कूल हेल्थ चिल्ड्रन तक ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लिमिटेड रखना है। ऑप्शन 4 इनिशिएट वैक्सीनेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अगस्त एंड सितंबर, अगस्त और सितंबर के महीने के दौरान वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इनिशिएट करना है। ये करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर होगा एस्टैब्लिश ए ग्लोबल सर्विलेंस प्लान। किसी भी इन्फेक्टियस डिजीज या इन्फेक्टियस वायरल डिजीज की कंडीशन के अंदर सबसे पहले मोस्ट अप्रोप्रिएट सजेशन या प्रायोरिटी रहेगी कि एक सर्विलांस प्लान बनाना, जैसे आजकल कोरोना के अंदर कर रहे हैं कि एक प्लान बनाया, कंटामिनेटेड एरिया डिसाइड किया। किसी भी पेंडेमिक कंडीशन के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी ग्लोबल सर्विलेंस प्लान बनाना। रेशनल देखिए क्या होगा, सर्विलेंस एंड कंटामिनेट आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज। किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज का आउटब्रेक हो रहा है उस कंडीशन में सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी फॉर्मेशन ऑफ सर्विलेंस एंड कंटामिनेट।
सर्विलेंस प्लान बना के उसके आधार पे कंटामिनेट जोन बनाना है, ताकि जो इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड क्लाइंट्स या पेशेंट्स को सेपरेट किया जा सके, ताकि डिजीज इन्फेक्शन आगे स्प्रेड नहीं हो। While it is important to have adequate supplies of antibiotic to the treat illness, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इलनेस को ट्रीट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीबायोटिक्स की सप्लाई हो। एंटीबायोटिक्स डू नॉट प्रिवेंट इलनेस, एंटीबायोटिक्स बीमारी को रोकते नहीं है। वैक्सीन शुड बी एडवाइज्ड टू प्रिवेंट वल्नरेबल पॉपुलेशन, वैक्सीनेशन उन लोगों को एडमिनिस्टर करना है जिनको आवश्यकता है। वल्नरेबल का मतलब है बहुत जरूरी पॉपुलेशन, जरूरी जनसंख्या कौन सी है। वैक्सीन शुड बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट ऑल वल्नरेबल पॉपुलेशंस, वैक्सीन उन वल्नरेबल पॉपुलेशन को, सारी वल्नरेबल पॉपुलेशन को देना है, ना कि एक लिमिट करना है स्कूल एज चिल्ड्रन तक। वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन कौन सी आती है? ओल्डर एडल्ट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स, दोज विथ क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस, जिनको क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है, दोज केयरिंग फॉर इंडिविजुअल हाई रिस्क, जो क्लाइंट्स या पेशेंट की केयर कर रहे हैं, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नॉट जस्ट चिल्ड्रन। सम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आर नॉट एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर ऑफ एज, कुछ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ऐसे भी होते हैं जो कि 5 साल से छोटे वाले बच्चों को नहीं दिए जाने चाहिए। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ऑल वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए होगा, जिसके अंदर आते हैं ओल्डर एडल्ट, इम्यूनो कंप्रेस्ड इंडिविजुअल जिनका इम्यूनिटी कम होता है, क्रोनिक मेडिकल कंडीशन वाले लोग, हाई रिस्क और हेल्थ केयर प्रोवाइडर वाले लोग, एंड चिल्ड्रंस। बट उसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के लिए स्पेसिफिक है कि कुछ कंडीशन में 5 साल वाले छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता। मोस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स इनोकुलेट क्लाइंट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इन द प्रिपरेशन फॉर द इन्फ्लुएंजा सीजन। क्या है क्वेश्चन के ऑप्शन बताया कि हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम अक्टूबर और सितंबर में स्टार्ट करना है। ये इन्फ्लुएंजा मोस्ट कॉमनली यूरोपियन कंट्रीज में होता है, एशियन कंट्रीज में कम होता है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जो इन्फ्लुएंजा सीजन है वो अक्टूबर एंड नवंबर में करना, ना कि अगस्त एंड सितंबर, विच इज जनरली फ्रॉम द नवंबर थ्रू मार्च। वैक्सीनेशन जो इन्फ्लुएंजा सीजन है वो जनरली नवंबर से लेके मार्च तक होता है। तो वैक्सीनेशन कौन सी मंथ में करना है? अक्टूबर एंड नवंबर, ना कि अगस्त एंड सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191, ए नर्स वर्क विद ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इमिग्रेंट क्लाइंट्स एंड इज कंसर्न्ड अबाउट द डिबिलेटिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंजा। एक नर्स लार्ज पॉपुलेशन के इमिग्रेंट क्लाइंट्स पे काम कर रही है और इन्फ्लुएंजा इफेक्ट को डिबिलेट करने के लिए कंसर्न्ड है। विच एक्शन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस? विच एक्शन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एन एमर्जिंग इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक? कौन सा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा एमर्जिंग इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक डिजीज के लिए? इमिग्रेंट का मतलब है बाहर से आए हुए लोग। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 कंप्लाइंग विथ क्वारंटाइन मेजर्स, ऑप्शन 2 इंस्टीट्यूटिंग स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस, ऑप्शन 3 सीकिंग एड फ्रॉम द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी, ऑप्शन 4 रिपोर्टिंग सर्विलेंस फाइंडिंग टू एप्रोप्रिएट पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स। गेस योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक इमरजेंसी कंडीशन के दौरान? गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा रिपोर्टिंग सर्विलेंस फाइंडिंग टू एप्रोप्रिएट पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल। हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के पेंडेमिक कंडीशन में फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा उसका सर्विलेंस प्लान बनाना और कंटामिनेट जोन बना के इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड पॉपुलेशन को अलग अलग करना। रेशनल देखिए, honesty and openness are essential to understand the extent of problems so that an appropriate local or global response can be mobilized to limit emerging pandemics. Emerging pandemics कंडीशन के दौरान ईमानदारी और खुलेपन के साथ एप्रोप्रिएट सर्विलेंस प्लान बनाना है। सर्विलेंस प्लान के बाद उनको कंटामिनेट और नॉन कंटामिनेशन को अलग अलग करना है। While this help क्वारंटाइन मेजर्स, स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस एंड इंटरनेशनल पब्लिक कम्युनिटी के साथ सीकिंग करना, ये ऑप्शन भी हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे प्रायोरिटी पूछा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पूछा है, तो देन
This one is the surveillance. It can only be done in response to detection and reporting of the presence of emerging health problem. ये हम डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग के बाद फॉलो करेंगे. इन रिस्पॉन्स टू द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम SARS epidemic of 2002, the International Airport Association began work to standardize procedures that address passengers screening and accurate and quick ट्रेसिंग ऑफ पैसेंजर लेवल. सार्स जब 2002 में आया था तब इंटरनेशनल हेल्थ एसोसिएशन ने डिसाइड किया था कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए जो पैसेंजर आ रहे हैं उनका स्कैनिंग करने के लिए, ताकि लोकल एरियाज तक सार्स को स्प्रेड होने से बचाया जा सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्यारे साथियों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए. आपका सपोर्ट हमारी सफलता, हमारी मेहनत आपकी सफलता. हम और आप साथ साथ मिलकर एक दिन जरूर सफल होंगे. आप जरूर नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, आप जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करोगे. प्यारे साथियों, यदि आपको कोई क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8360069703 पे व्हाट्सएप कीजिए. हम आपको उसका समाधान करेंगे. उसका समाधान करें, हमें हार्दिक खुशी होगी. प्यारे साथियों, आप तक अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस पे मेन इंपॉर्टेंट है बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आपको आपके यूट्यूब पे, आपके मोबाइल पे घंटी बज सके और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख पाओ. धन्यवाद. हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ न कुछ हमारे साथ नया सीखते रहिए. थैंक यू.